पहला सिलेक्शन स्कूल लेक्चरर के रूप में होता है, फिर असिस्टेंट कमांडेंट में होता है उसी समय, फिर CSIR के अंदर होता है। एक साथ 3 सिलेक्शन आते हैं। फिर अगले साल 2009 के एंड में RS में सिलेक्शन होता है। अभी मुझे क्या हुआ कि एक खुशी मिली, मुझे मेरा रास्ता साफ मिल गया। तो मैं एक बेहतरीन भारत चाहता हूँ जिसमें हर आदमी दूसरे इंसान से प्रेम करे, सम्मान करे, और गरीब और अमीर का अंतर इतना ज़्यादा नहीं हो। किसी मुस्लिम परिवार के घर में मैं समय व्यतीत करूँगा, किसी दलित परिवार में व्यतीत करूँगा, कभी मेवात में जाऊँगा, कभी कर्नाटका में जहाँ कन्नड़ बोलते हैं, हम नहीं समझते हैं वो कैसे जीते हैं, वो कैसा सोचते हैं। अच्छा। मैं यहाँ बैठ के किताबों से ज्ञान नहीं देना चाहता कि नंगे पाँव चलना, उसमें भी कांटे होना और उसमें भी आनंद आना जी। तब मैं कहता हूँ वो जर्नी भी सुखद होगी जी। मुझे उसमें कोई संघर्ष नज़र नहीं आता है। आपने जो बताया ना कि ये मुझे लगता है हर किसी के लिए ज़रूरी है कि लक्ष्य मिलते कैसे हैं। कभी ऐसा मेरा सिविल के लिए भी था, डॉक्टरी बनने के लिए भी था, और जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक बना तो शिक्षक से भी प्रेम किया। तो अभी मैं जो सोच रहा वो सब मिली। मैं वही कह रहा हूँ कि वही राज अगर किसी के काम आ जाए। तो ज्योतिषी के पास शायद पहली बार ही गया था और उन्होंने मुझे देख के 2 चीज़ें बताई। नंबर 1 कि मुझे मेहनत का 15-20% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो असफलताएं मेरा जीवन का हिस्सा है। मेरा जो आंखों का सपना होगा वो शायद लोग नहीं पढ़ पाएंगे या अभी विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इस बात से अंदाज़ा लगता है कि एक लड़के की चाहत में 5 लड़कियां हुई। हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। एक चीज़ जो आज के हम सेशन में सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ सीखेंगे, और वो शायद मैं भी आज तक कभी उस चीज़ को डीपली समझ नहीं पाया, जिस पे मैं बात करता हूँ मोस्टली लक और भाग्य क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट जो आज तक सिर्फ एक बिलीव था, एक मिथ्या थी, जिसको हम इस सेशन के माध्यम से हम उस बिलीव को तोड़ देंगे। मैं आज एक ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन से मिलाऊंगा आपको, और उनकी लाइफ की जीवन की यात्रा जो अभी तक घटी उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चतुर्भुज यादव, जो कि हमारे बहुत प्रिय अजीज हमारे गुरु समान हैं, और लगभग उनसे मैं 2-3 साल से कांटेक्ट में हूँ। तो बहुत बार मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि सर आप अपनी जीवन की यात्रा हमें हमारे साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। लेकिन कुछ कभी कभार टाइम की ऊपर नीचे गड़बड़ होने की वजह से टाइम नहीं बैठ पा रहा था। बट फाइनली आज बहुत दिनों बाद मैं जिस पर्सन की जीवन की यात्रा को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और जो शायद मेरे फेवरेट हैं, उनकी जीवन की यात्रा को आज हम समझेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते आशीष सर। मैं जो यूट्यूब पे स्टडी पर्पज़ से लोगों की जीवन यात्रा को समझने का प्रयास करता हूँ, तो आपकी जीवन की जो यात्रा रही एजुकेशन से लेकर के अभी तक जो सक्सेस रही, उसका आप हमें मोटा मोटी स्टेप बाय स्टेप, हमारे कुछ सवाल हैं, हम आपसे कंसल्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़। आप बहुत लंबे समय से पीछे हो इस बात के कि मैं मेरे जीवन के बारे में बताऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पे ही जितने भी लोग अचीव किए हैं, मैंने जीवन में कुछ किया नहीं किया, लेकिन देश को देखा है, बहुत ग्रेट और सक्सेस लोगों को देखा, और उनके भीतर के जीवन को टटोलने का प्रयास किया, और उन्हीं से मैं सीख करके केवल उनको ही नहीं, मैंने इतिहास के लोगों को भी खूब पढ़ा है। इतिहास में ग्रेट लोग कैसे बने, उनके जीवन में क्या खास बात थी, वो ऐसा व्यक्तित्व में क्या चीज़ थी कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे, और बहुत डेप्थ में जाके उनकी बारीकियां पकड़ने की कोशिश की। तो मुझे यही समझ में आया कि दुनिया के जितने सफल लोग और ग्रेट लोग हैं, उनके जीवन में सिमिलरिटीज़ है, और उन सिमिलरिटीज़ की कुछ खास बात है। नंबर 1 संघर्ष उनके जीवन में है। नंबर 2 पॉजिटिविटी उनके जीवन में रही है। नंबर 3 समर्पण रहा है, कमिटमेंट रहा है ज़बरदस्त। और नंबर 4 मैं कहूँगा कि जितने भी ग्रेट लोग हैं उनमें डिसिप्लिन रहा लाइफ के प्रति, या फिर देखने में मतलब वो हर चीज़ के भीतर एक क्रिएटिविटी देखते हैं, एक रचनात्मकता देखते हैं, और खुश रहते हैं, मतलब ज़्यादा भूत और भविष्य की परवाह नहीं करते हैं ऐसे लोग। तो इसी दृष्टिकोण से मैंने भी मेरे जीवन को देखा है कि उसके अनुसार ढालने का प्रयास कई सालों से कर रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि एक साधना है। तो जब रिजल्ट आएंगे, अभी तो पता नहीं, लोग कहते हैं कि भाई ठीक है अभी
विश्वविद्यालय का यहाँ शिक्षक बना, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आया, RS में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद में सामाजिक जीवन में मैंने जब प्रवेश किया तो अलग अलग जो मैं पहले अखबार पढ़ के देखता था ये कितने बड़े लोग होते होंगे जिनके आर्टिकल आते हैं, तो फिर वो लिखने वाला बना। फिर मुझे लगा कि टीवी में आने वाले लोग बड़े होते हैं, वहाँ पे चीज़ें बनी। फिर मुझे लगा कि जो बड़े बड़े मंचों पे जो लोग रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग बने। तो अब धीरे धीरे ये लगता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। मेरा जन्म जयपुर ज़िले की चोमू तहसील में गोविंदगढ़ पंचायत समिति के पास एक छोटा सा गांव है सांदरसर, और वहाँ एक ढाणी है, चीलगाड़ी की ढाणी। वहाँ मेरा जन्म होता है। मेरे पापा बिल्कुल शुद्ध किसान थे, और इतना ही नहीं, मैं थोड़ी सी मेरी बचपन से ही मुझे लगता है कि अगर कुछ मिल सकता है दर्शकों को तो वहाँ से बहुत बेहतरीन चीज़ें मिल सकती है। और मैं मानता भी हूँ, मेरे से बड़ी 5 बहनें थी, तो ये निश्चित तौर पर इस बात से अंदाज़ा लगता है कि एक लड़के की चाहत में 5 लड़कियाँ हुई। फिर उसके बाद में मेरे से बड़ा एक भाई होता है, और वो 2.5 साल का होके एक्सपायर होता है। और एक दुखद घटना उनके नज़रिए से, मेरे फादर और मदर के नज़रिए से, कि 5 बहनों के बाद में एक लड़के की चाहत, वो भी हुआ और वो भी गया। उसके बाद में मेरा प्लान होता है, और फिर उसके बाद माँ तो, और मेरे बाद में एक छोटा भाई आता है। तो मैं जीवन में मैंने ये माना है कि मैं जो जीवन में आया हूँ वो कोई ऐसा नहीं है। मैं पहली और दूसरी संतान होता तो अलग था। अब दूसरी चीज़ है ये, वो है कि 5 बहनों की शादी करते करते मेरे फादर की जो स्थिति हुई, वो मैं एक संस्मरण से सुनाता हूँ कि मैं बीमार हो गया था। दवाई दिलवाने के लिए फादर के पास पैसे नहीं थे, और रियल में बता रहा हूँ, मेरा फादर और 5 बहनों से पहले एक ठीक ठाक सोसाइटी में स्टेटस रखते थे, लेकिन 5 बहनों की शादी करते करते फिर जब आदमी कमज़ोर होता है तो उसको चारों तरफ से लोग घेरते भी हैं। और उनकी स्थिति ये थी कि अगर मैं बहुत गरीब और भिखारी होता तो भीख मांग करके तेरा इलाज करवा सकता था, लेकिन मेरी स्थिति है कि मैं भीख नहीं मांग सकता। मैंने मेरे पापा को तड़पते हुए देखा अंतिम दिनों में, कि वो किसी से अपनी पीड़ा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनमें एक जुनून था कि वो मुझे कुछ बनाए। यही तड़प मैंने मेरी मदर में भी देखा कि ये एक बचपन में थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो मैं इतना लाडला रहा था कि जो बिगड़ेल बच्चा होता है, वो बिगड़ेल बच्चा, कम उम्र में ही बीड़ी पीना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना, प्रिंसिपल की टेबल पे कुर्सी पे बैठना, इससे नीचे नहीं बैठना, पहली क्लास में नहीं बैठूंगा, सीधी तीसरी क्लास में बैठूंगा, इस तरह की जिद। और मुझे कह भी नहीं आता था। और उस दौरान मुझे एक टीचर मिलते हैं, रमेश शर्मा जी। छोटी सी एक स्कूल होती है 2 कमरों की, कूचा वाली स्कूल, और उन्होंने मेरे जीवन को बदला। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि मेरी 4 साल की उम्र में सगाई कर दी गई। और तो आप परिवार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बचपन से मेरी माँ बीमार रहती थी, तो मेरा काम होता था वो छाछ बनाना, क्योंकि वो बीमार रहती थी तो छाछ बनाते, वो कुट्टी काटना। खेती के लिए हम इतने गरीब हो गए थे कि पहले बटाई पे देते थे, फिर ये निर्णय लिया कि खुद करें। तो पापा के साथ में फिर जो है पूरी खेती करना, छान बांधना, है ना, ये जो है ना चारा डालना, मतलब पूरा खेती किसानी का काम जो है 7-8 साल की उम्र से मैं, छोटा भाई, पापा, और उस काम के साथ ही। लेकिन वो जो टीचर थे उसने एक बीज रोपा कि ये नहीं है, ये सारी लाइन नहीं है, पहले तो ये ब्याह कर देंगे तो तेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो तेरे पापा को समझा। उन्होंने मेरे पापा को समझाया। मैंने उस उम्र में बातें करना शुरू कर दी। मेरी सगाई जब तोड़ी तो उन्होंने कितना सामाजिक बुराई बयान की होगी, मैं समझता हूँ कि वो कौन सा फ्यूडल सोसाइटी थी। आज के बच्चे तो शायद विश्वास भी नहीं करेंगे उस बात पे। तो इस तरह का जीवन बचपन। उसके बाद हम लोग संघर्ष करें, तो लेकिन उसके बाद में एक सूत्र रहा मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट जागृत हुआ 3री क्लास से। और 3री क्लास में मैं 20 बच्चों के बीच में, ढाणी के बच्चों के बीच में पहला स्थान आ गया। अच्छा। तो मेरा एक उसूल बना, 1st डिवीज़न, पहला स्थान। और इस बात से मेरे पापा को खुशी हुई। तो मैंने देखा कि मेरे पापा इससे बड़े खुश होते हैं। तो मेरे जीवन का आगे जो सूत्र बना वो बना 1st डिवीज़न, पहला स्थान। और तो मेरे पापा जब भी लोग इकट्ठे होते उनको कहते, बेटा क्या डिवीज़न पास हुआ है? तो मैं कहता 1st डिवीज़न, पहला स्थान।
तो ये जो वाक्य था वो मैं ये सोचता था कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा मतलब नहीं था, दूसरा स्थान नहीं आ जाए, ये बड़ा डर था। और इससे मैं 12th तक इसको मेंटेन रखा। फिर मैंने और मेरी गलती भी रही ये जो थी, मैं मैथ में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन और मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि मैथ ले ले, लेकिन उस समय बायोलॉजी का दौर था, मैंने बायोलॉजी लिया, डॉक्टर बने निकला, 2 बार, 1 बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ। पापा ने वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि समाज में वो सबको कह देते थे डॉक्टर बनेगा, फिर डॉक्टर बना नहीं, तो फिर उन्होंने ज़मीन बेचने की तैयारी कर ली। जो ज़मीन बेचने की तैयारी थी, तो मैं जयपुर से चल के घर आ गया और मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं ज़मीन नहीं बेचने देना चाह रहा था पापा को। हमारे मतलब बाप बेटे के बीच का जो ये संघर्ष था, वो संघर्ष का मुझे नहीं पता था कि वो एक इतनी दुखद घटना में कन्वर्ट होगा कि पापा को लगा कि अब ये डॉक्टर नहीं बनेगा, और वो उनको अटैक आया, और वो उसी अटैक के अंदर फिर दूसरे दिन एक दिन रहे और दूसरे दिन वो चले गए। ये एक चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मुझसे किसी ने उस समय पूछा था, जब मैं पाणत कर रहा था मेरे फादर के गुजरने के पश्चात, कि आप क्या बनोगे, तो मैंने उन्हें कहा मैं IAS बनूंगा। मैं ये नहीं कहता मैं IAS नहीं बन पाया, ऑनेस्टली मैं RS बना, लेकिन मैं आज CB यादव बन के नहीं सोचता, मैं वो बच्चा बन के सोचता हूँ कि वो बच्चा जो पाणत कर रहा है, वो इतनी विपरीत हालातों में उसे कोई कहता और बड़ा हंसता हुआ। ये बात तो मेरे दोस्त भी कहते हैं कि उन परिस्थितियों के भीतर कभी आपको कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई आपके भीतर कोई ऐसा होगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। ये चीज़ थी, तो आप सीख सकते हैं थोड़ा बहुत अभी तक। फिर उसके बाद में जीवन में वेटरनरी कंपाउंडर मेरी पहली नौकरी लगती है, और फिर मैं वहीं आदिवासी इलाके सिरोही में रह करके तैयारी करता हूँ। वहाँ सिर्फ 3000 रुपये की नौकरी थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन सरकारी नौकरी 3000 रुपये के गांव में क्या बात होती है। लेकिन कौन सी ईयर की बात है? ये 2004 में मेरा सर्विस लगती है, जब मैं सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में रहता हूँ। BSc भी नॉन कॉलेज की, बाद में रेगुलर भी आया कालाडेरा में। मेरे सबसे आज तक कालाडेरा के नॉन कॉलेज होते हुए मेरे रिकॉर्ड शायद अभी तक मैंने पूछा था, किसी ने तोड़ा नहीं है। 75-78 BSc परसेंटेज रही है मेरी कालाडेरा RL शहरिया कॉलेज में। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार 3 बार, फिर नौकरी छोड़ी, RS की तैयारी की। और वो जो दौर था ना, कई नौकरी छोड़ के आते, मैं ये मानता हूँ कि इसको इसी बात से समझ सकते हैं कि जब मेरी शादी हो जाती है, फिर उसी फादर के तुरंत बाद ही तो वाइफ की डिलीवरी होती है, और हम लोग बेरोज़गार होते हैं, तो वाइफ की डिलीवरी के लिए पैसा नहीं था, तो कहीं से उधार लेके गया 5000 रुपये, और जनाना हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल की तो हिम्मत ही नहीं है, आज कहने को तो कुछ भी कहे, और वो 5000 रुपये भी चोरी हो जाते हैं। मतलब वो कोई एक महिला को पर्स देते, हम तो बिल्कुल भोले आदमी थे, वो जो है लेके निकल गए, हम देखे कहाँ गई, हमें मिली नहीं। तो बहुत विकट हालात, तो आप देखिए कि 5000 और करने के लिए मुझे क्या संघर्ष करना पड़ा होगा। लेकिन उस दौरान मैंने खर्चों को इतना लिमिट कर लिया था। फिर मेरा पहला सिलेक्शन स्कूल लेक्चरर के रूप में होता है, फिर असिस्टेंट कमांडेंट में होता है उसी समय, फिर CSIR के अंदर होता है, एक साथ 3 सिलेक्शन आते हैं। फिर अगले साल 2009 के एंड में RS में सिलेक्शन होता है, 2010 में RS ज्वाइन करता हूँ। मतलब फिर सफलता बरस रही थी। हाँ, फिर उसके बाद में ये असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म तो बहुत पहले भरा हुआ था, और उसमें भी 2 सब्जेक्टों में मेरा इंटरव्यू कॉल होता है, पहले में ही फिर मेरा फर्स्ट रैंक, मेरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आ जाती है। सर, आपकी जीवन की अभी तक जो आपने स्टोरी जो आपने हमें शेयर करी, थोड़ा लंबा ज़रूर बता। नहीं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के आंसर क्लियर हुए मेरे, जो मैंने ध्यान से ऑब्जर्व किया। जो आपने शुरू में एक बात बोली थी कि आपने जितने महान लोगों के बारे में आपने स्टडी किया, और जो बुक्स में एक्चुअल में लिखा हुआ है वो थ्योरिकल नहीं था, वो वास्तव में प्रैक्टिकली था। और मैंने जैसे आपकी लाइफ में ये बात अच्छे से ऑब्जर्व किया कि पॉइंट पे आप कौन सी चीज़ कब कब कैसे कैसे आपके साथ निकल रही है। आपकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जिस वक्त आपको ये लगा कि हमेशा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर वो चीज़ जो आपके साथ हुई वो शायद मेरे साथ होती, तो मैं भी यही चीज़ एक्सक्यूज़ करता कि मेरे साथ क्यों हुई। लेकिन बावजूद इनका डायरेक्शन या जो डिसिप्लिन है वो अपने गोल के प्रति क्लियर था कि मुझे IAS बनना है। नहीं बने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट
उस लेवल की सोच और उस लेवल की प्लानिंग। लेकिन मैं एक चीज़ बोल देता हूँ बीच में ही कि जिस लेवल की इन्होंने तैयारी करी, ये जो बनना चाहते थे, उस लेवल से कई गुना आगे जाएंगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास से बता सकता हूँ। और शायद 10 साल बाद मैं इनका एक इंटरव्यू दोबारा लूँगा, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। और 10 साल बाद जब इनका एक लेवल यहाँ से पता नहीं कई गुना आगे होगा। बात एक पोस्ट की नहीं है, आप पोस्ट चाहते हैं वो बनना, लेकिन उस पोस्ट को चाहने के प्रोसेस में जो आप बनते हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व आपको वो बनाना चाहता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यही बात मुझे सिखाते हैं, और शायद हर बंदा अगर उनकी स्पीच या उनकी बायोग्राफी सुनेगा तो वो यही बात बोलते हैं। पोस्ट एक पद है, अगर आप उस पद पे पहुंच गए तो फिर क्या? अगर एक स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो फिर पद कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक वैल्यूएबल पोस्ट है। लेकिन वो ये बोलते हैं पोस्ट मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पोस्ट के लाइक के प्रोसेस में जो आप बनते हैं, जो आप डिसिप्लिन करते हैं, जो आप दृढ़ता बनाते हैं, या जो चीज़ आप नॉलेज गेन करते हैं, या आपका जो स्टैंड पॉइंट, जो आप माइंड को ऑब्जर्व करके उसको एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो प्रोसेस में आप बनते हैं, बोला वो बनेंगे, तब आप वास्तव में इस दुनिया को बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आज ये अपने मतलब जॉब के प्रति इतना डेडिकेटेड नहीं जितना इस समाज और कुछ अपने प्रोफेशन के लिए करने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो इसके पीछे एक चीज़ निकलती है कि सपना बचपन में था कि कुछ करना था, अब वो पूरा हो रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ दोस्त, 10 साल बाद बहुत एक बेहतरीन लेवल पे होंगे। इनकी लाइफ में बहुत सारे मूवमेंट ऐसे आए थे जब वो बार बार फेल हुए, पिताजी खत्म हो गए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, कुछ ऐसी जब पारिवारिक जब जिम्मेदारियां बढ़ती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत एक पीक लेवल पे चली गई थी। तो ये प्रॉब्लम थी। और जब इनको गवर्नमेंट नौकरियां मिलना शुरू हुई, पहले नहीं थी लेकिन बाद में फिर बरसना शुरू हुई। तो बरसी क्यों? क्योंकि उस प्रोफेशन के लायक वो बन चुके थे, इसलिए वो बरस रही थी। तो इस पूरी की पूरी लगभग इनकी जीवन की जो बचपन से लेकर के इनका जो एजुकेशन का जो टाइम पीरियड था, इससे एक सबसे बड़ी चीज़ आप सीख सकते हैं जो इतिहास के पन्नों में कॉमन मिलेगी, संघर्ष, पॉजिटिविटी एंड डेडिकेशन। ये अगर आप रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। बट ये आपको मानना और लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, हमारा अगला सवाल आपसे, आपकी लाइफ का अगर वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो वो कौन सा समय रहा आपका? और कोई एक मोमेंट मैं याद करूं तो मुझे एक मोमेंट याद आता है जब मेरी मदर बीमार होती है और हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करवाते हैं, और उनके डॉक्टर ने एक सिरिंज लगा के फ्लूइड लेना था, तो उनको सुन नहीं करके एक बड़ा सा इंजेक्शन लगा के सुन करने के लिए डॉक्टर आए। तो उनको कहा चाहिए तो आर पार निकाल दे, अब मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ ना, उस समय मैं पहुँचता तो मतलब माँ के ये कि एक माँ का क्या खुशी होती है अपने बच्चों को देख के। तो वो जब मैं सुन रहा था तो वो मेरा मतलब लाइफ का जीवन में कई बार ये लगता है कि मैंने मेरे माता पिता को तो खैर कुछ भी नहीं दिया, माँ को भी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वो खुशी पिता को भी दी एक बच्चे के सक्सेस मतलब उनका गर्व करवाने की भी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में गया, अभी मुझे एक और मोमेंट अच्छा सा याद आता है। और जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए शिक्षक आया तो मैंने मेरे जीवन का गोल ये बदला कि मेरा जीवन सफल तब मानूंगा जब मैं कुछ लोगों के जीवन में बदलाव ला पाऊंगा। और मैं जो आज की व्यवस्था है, ऑनेस्टली में आप कुछ लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन इस देश के संविधान और इस देश की डेमोक्रेसी जो हजारों साल की मेहनत के बाद में बनी है, ये जो आज आप बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये आपके दादा परदादाओं को नहीं मिली थी आज़ादी, है ना। हम इसे समझते हैं कि हमारी बखूती है ये बहुत संघर्ष से मिली है। मतलब मुझे इसके भीतर जो खतरे नज़र आते हैं, तो मैं एक बेहतरीन भारत चाहता हूँ जिसमें हर आदमी दूसरे इंसान से प्रेम करे, सम्मान करे, और गरीब और अमीर का अंतर इतना ज़्यादा नहीं हो। तो कम से कम जो पीड़ित व्यक्ति है, जो बहुत बेहद गरीब लोग हैं, जो शोषित वर्ग है, उनके साथ खड़ा रख के उनको जीवन को क्या बदल पाऊंगा क्या मैं, है ना। ये एक सोच लेके चला हूँ, और इस सोच में बहुत सारे लोग भी हैं, तो मैं इसको लेके चलने के लिए अलग अलग जगह घूमता हूँ। अच्छा। किसी के घर में रहूँगा,
है ना, किसी मुस्लिम परिवार के घर में मैं समय व्यतीत करूँगा, किसी दलित परिवार में व्यतीत करूँगा, कभी मेवात में जाऊँगा, कभी कर्नाटका में, जहाँ कन्नड़ बोलते हैं हम नहीं समझते हैं, वो कैसे जीते हैं, वो कैसा सोचते हैं। अच्छा। मैं यहाँ बैठ के किताबों से ज्ञान नहीं देना चाहता जी। है ना, वो लोग उनकी वास्तविक जीवन क्या है, आदिवासियों के बीच में जाकर के उनके साथ रहना, उनके बच्चों से संबंध स्थापित करना और फिर उनकी भावनाओं को समझना, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे। और ये प्रेरणा मुझे गांधी से मिली है। गांधी ने देश को, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए तो एकदम से ऐसा नहीं किया कि देश को आज़ादी करवाने की लड़ाई लड़ पड़े, पहले वो पूरा देश घूमे। मैं भी शायद, मेरा जो आंखों का सपना होगा वो शायद लोग नहीं पढ़ पाएंगे या अभी विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। मेरा कुछ जो सोच और समझ ये है कि पहले मैं समझूं, फिर मैं बदलाव के लिए प्रयास करूं। इस जीवन में जो कुछ भी बन पाएगा, प्रयास तो पक्का करना है जी। होना नहीं होना पता नहीं, कितना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सच में कुछ परिवारों के आंसुओं को कम करना, उन्हें खुशी देना, उनके साथ कम से कम, और भी कुछ नहीं कह सकते तो उनके साथ खड़ा होने का साहस करना, कि उनको ये एहसास हो कि कोई तो साथ खड़ा था ऐसी परिस्थितियों में। तो ये काम करना है। तो अभी मुझे क्या हुआ कि एक खुशी मिली, मुझे मेरा रास्ता साफ मिल गया। मतलब मुझे अब रास्ते में ऐसा नहीं दिखता कि मेरे जीवन का रास्ता क्या है, इसको लेके मैं बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये दूसरी खुशी है। सर, आपने बहुत बेहतरीन चीज़ें बताई, और शायद मैं एक चीज़ मानता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत बार मेरे सेशन में, कि जो भी आप करते हैं वो रियल लाइफ में बाद में बनेगा, पहले आप उसके दिमाग में सोच बनाते हैं। तो जैसा आपने सपना देखा वो शायद अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वो आपको क्लियरली दिख रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि क्या रास्ता होगा और वो जर्नी कितनी सुखद होगी जी। मतलब क्या होता है कि नंगे पांव चलना, उसमें भी कांटे होना और उसमें भी आनंद आना जी। तब मैं कहता हूँ वो जर्नी भी सुखद होगी जी। मुझे उसमें कोई संघर्ष नजर नहीं आता है जी, और वो बिल्कुल फकीरी की जिंदगी होने वाली है मजा आएगा उसमें। सर देखो, जीवन को अगर वास्तव में महात्मा बुद्ध यही बात बोलते हैं, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ से सिखाते हैं। वो यही बात बोलते हैं, अगर जीवन जीना है तो आपको लोगों के साथ बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो 100 साल पुराना तजुर्बा मिलेगा। अब आपने भ्रमण किया तो आपको वास्तव में वो चीज़ें देखने को या समझने को मिल रही है जो शायद किताबों से नहीं मिल सकती। आप उनसे प्रैक्टिकली मिल रहे हैं तो आपको वो एहसास होता है, भाई यार मैं लोगों के बीच में बात कर पाता हूँ आज भी। जब पूरी सोसाइटी का स्वरूप नफरत से भर दिया, लोगों के बीच में खड़ा होकर मैं कहता हूँ नफरत हमें बर्बाद करती है। मैं कहता हूँ धर्मांधता हमें बर्बाद कर देगी। ये उन लोगों के बीच में कहता हूँ जहाँ धर्मांधता दिमाग के भीतर है। तो ये भीतर जो साहस आया है ऐसे ही नहीं आता। तो भीतर साहस आने के लिए आपको वो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा कि भविष्य में क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सब चीज़ आपने छोड़ दी, तब वो साहस आना। जीना तो अब भी है ना जी। भविष्य के लिए कैसे, भविष्य का हम मतलब जीवन का पैरामीटर क्या डिसाइड करें। अंतिम तौर पर जीवन में बहुत, मैंने पैसा शायद कोचिंग फील्ड में इतना कमाने का, मतलब मेरे साथी आज कहते हैं कि शायद मैं पैसों के मामले में कोई आसपास नहीं रहता। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाना, एक टीचर के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल करना, और मैंने लगभग उसे बहुत कम कर दिया मतलब, और लगभग जो कमाता हूँ उसको बहुत हद तक अन्य गतिविधियों में आप देखते भी हो कि खर्च भी होती है जी जी। लेकिन पैसों से जीवन का अगर आप देखोगे तो थोड़े दिन में पता लग जाएगा जी। जीवन का अंतिम लक्ष्य जो मुझे समझ में आया वो आया कि आपके भीतर की शांति और खुशी कितनी है, अपने काम से आपको कितना खुश हो, आप कितना संतुष्ट हो जी। वो मैं हूँ जी, वो पक्का हूँ। तो मतलब वो बात सत्य साबित होती है भाई, आप जिस भी काम को करते हैं उस काम में आपको पैसा मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप उस काम को कब तक या तब तक करने के लिए तैयार है जब तक आपके शरीर में ऊर्जा का एक सांस बाकी है, तब तक अगर आप उस काम को करोगे तो यकीनन वो काम आपको संतुष्टि देगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ से पैसा आए, लोग आपसे प्रेम करें या लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो बताया ना कि ये मुझे लगता है हर किसी के लिए जरूरी है, ये लक्ष्य मिलते कैसे हैं। यस बिल्कुल भाई, ये आइडेंटिफाई कैसे करें भाई, हम क्या करें या किसके लिए बने हैं। पहले तो एकांत में बैठ करके ये सोचना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ये
ये किसी को भी, मैंने ज़्यादातर जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, ये पता नहीं होता ज़िंदगी क्यों जी रहे, क्या चाहिए। वो लक्ष्य डिसाइड होने के पश्चात वो दिखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात की, मुझे मेरा एक गोल दिख रहा है, नंबर 1। जो गोल है उससे प्यार करो। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा आपको अभी, ऐसा मेरा सिविल के लिए भी था, डॉक्टरी बनने के लिए भी था, और जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक बना तो शिक्षक से भी प्रेम किया। तो वो सब अभी चीज़ें मैं जो मिली सोच सर रहा आपको, हूँ, वो सब चीज़ें वो मिली? सब मिली। मैं वही कह रहा हूँ कि वही राज अगर किसी के काम आ जाए तो लक्ष्य दिखना चाहिए, उस लक्ष्य से प्रेम करना चाहिए ज़बरदस्त। अगर कोई कहे कि ये ठीक नहीं है तो उसका आप पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने किसी से प्यार किया उस लक्ष्य से, तो प्यार आपका है ना। वो या तो वो प्यार नहीं है, वो अधूरा है। तो फिर वो अगर क्लियर है, पक्का मिलेगा। यस, ये मतलब राज अगर कोई समझना चाहिए। मेरा जीवन का अगर कोई एक निचोड़ जो सबसे निचोड़ बड़ी- था हाँ। कि कोई इंसान कुछ प्राप्त करना चाहता है, जी। क्या उसे प्राप्त होता है 100%? मैं तो कहता हूँ 100% होगा। और लक्ष्य डिसाइड करना, उससे प्यार करना, और जब आप प्यार करते हो तो समय की परवाह नहीं करोगे यस कि वो कितना लगता है। जी, क्योंकि आपको वो चीज़ दिख रही है जो आप बनना हाँ। चाहते हैं। क्योंकि फिर आप समय से कैलकुलेशन नहीं करोगे कि एक बार फेल हो गए तो हार के बैठ गए। एक बार फेल हो गए, हार के बैठ गए, तो आपने कैलकुलेशन की है, जी मोहब्बत नहीं किया आपने अपने लक्ष्य से। जी। मैं बात करूं, जैसे कि बहुत बार बच्चों के दिमाग में एक चीज़ होती है, और शायद आपने लोगों से मिले हैं तो बहुत सारी चीज़ों के सवाल आपको मिले होंगे। किस्मत और भाग्य, ये जैसे बहुत बार आदमी को कंक्लूजन करती है, भाई वास्तव में क्या चीज़ है, भाई वास्तव में किस्मत है, नहीं है, भाग्य है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब एक ऐसा चीज जिसको जानते ही नहीं है, उस पर तो इतना काम करते हैं। मतलब किस्मत और भाग्य है या नहीं है, इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। लेकिन इस सवाल को सब जानते कि जब आप मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जिसको जानते हैं रास्ता कि ये रास्ता है, उस पर तो चल नहीं रहे हो। अच्छा, लेकिन जिस रास्ते का पता ही नहीं है, उस पर जाने, उस पर विश्वास करते हो। जी मुझे जितना समझ में आता है, ये तो मैं एक मजाक की बात कर रहा था, मैंने मेरे जीवन के अनुभव से और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ मैंने संघर्ष किया है। मतलब उनके संघर्ष का मैं भी तो भागी रहा जी। हूँ। कहीं जाता हूँ तो हर जगह मिलते हैं कि सर, मोस्टली जगह एसडीएम, तहसीलदार, आरपीएस, ये जो मेरे स्टूडेंट मिलते हैं, कॉलेज लेक्चरर, तो और जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, तो मैं उनके सबसे संघर्षों का सार कह रहा हूँ। मैं किसी किताब की पढ़ी हुई बात नहीं कर रहा। कि मुझे नहीं लगा कहीं भी कि इस तरह की कोई चीज़ होती है। अगर होती भी है तो वो उन्हीं लोगों को साथ होती है जो संघर्ष करते हैं। जी मतलब मैं ये मेरे उदाहरण से कह सकता हूँ, जब मैं आईएएस में तीसरी बार सेलेक्ट नहीं हुआ तो बहुत निराश हो गया था। तब एक ज्योतिषी के पास शायद पहली बार ही गया था, और उन्होंने मुझे देख के 2 चीज़ें बताई। नंबर 1 कि मुझे मेहनत का 15-20% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो असफलताएं मेरा जीवन का हिस्सा है। और दूसरा कि भाई आपका निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब आप लीडर नहीं बन सकते। अच्छा, और आप देखिए कि इन दोनों चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बदली। कि एक तो मुझे ये लग गया कि अपने को तो मेहनत 5 गुना करनी है, मैंने मेहनत 5 गुना की। जी और सच मायनों में मैं ये मानता हूँ कि मैंने मेरे बराबर के दोस्तों से तुलना करता हूँ तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, मुझे ईश्वर ने मेरी मेहनत से ज़्यादा दिया, ऐसा मुझे लगता है हर जगह। और दूसरा, मैं लीडर के तौर पर तो मैंने एक सोशल लीडर के तौर पर एक पहचान कायम की अलग अलग जगह। और मैं अभी मतलब मुझे खुशी है इस बात की कि एक ठीक लीडरशिप के रूप में मैंने स्पेस बनाया। और आप जो बता रहे हो भविष्य में, ये भी मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे कई बार सवाल करते हैं आप राजनीति में आओगे, तो मैं पक्का कहता हूँ कब से राजनीति कर रहा हूँ, राजनीति ही करनी है जी। लेकिन कौन सी राजनीति करनी है ये कोई नहीं समझ पाएगा। मुझे वो राजनीति करनी है जो मैंने सोची है, जो लोग सोचते हैं वो कतई नहीं करनी। मतलब मैं इतना अड़िग हूँ, जिद्दी हूँ, क्योंकि रास्ता क्लियर है। लोग सोचते हैं भीड़ करेंगे, ये करेंगे ना, कभी नहीं कर, मुझे कतई नहीं करनी है। मुझे इस देश की सत्ता संरचना में बदलाव करना है तो वही चीज़ करूँगा। अड़ गया हर चीज़, कई बार किसान आंदोलन में गए, हाँ मुझे खड़ा होना है चाहे मुझे गालियाँ दे रहे हो,
मुझे इस समय इसके साथ खड़ा होना है, चिटफंड आंदोलन में खड़ा होना है। ऐसे ही पॉलिटिक्स में मुझे उस हर शोषित कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ा होना है, और मेरी राजनीति शायद यही है। अच्छा, जिसको कोई समझ नहीं चाहिए, खड़ा होना है। पूरा समाज चाहे देश एक तरफ हो जाए, मुझे लगता है कि ये सही है और न्याय है और ये पीड़ित है, मुझे खड़ा होना है। तो आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अगर आप उनको डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी और आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप शायद वास्तव में सीख पाएंगे। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप उन चीज़ों को सीख करके लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तब वो चीज़ें काम करना शुरू करेगी। पानी पीने की प्यास है, आपको मालूम है कि पानी पीना है, अगर पी नहीं पाए तो क्या आपकी वास्तव में प्यास बुझ पाएगी? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, मतलब पानी पीना पड़ेगा। अच्छी बात सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। एक मेरे पड़ोसी चाचा जी वो बात बोलते हैं, भाई मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पूरी पूरी दुनिया का ज्ञान मालूम है। तो मैं उनसे सीधा सा एक सवाल करता हूँ, क्या आपके पास वीजा है क्या किसी देश का? भाई अगर आपको पूरी दुनिया का ज्ञान मालूम है तो वीजा भी होना चाहिए। फिर वो कट जाता है, नहीं बेटा वाला वीजा तो नहीं है। फिर मैंने पूछा दुनिया का ज्ञान कैसे हुआ फिर आपको? तो मतलब समझो, ज्ञान होना सब कुछ नहीं है। ज्ञान तो गूगल है, हमारे पास फोन है, सब कुछ मिल जाएगा जो भी चीज़ आपको चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है, उसका इम्प्लीमेंट होना बेहद जरूरी है। तो फाइनली सर, आपका हमारा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, वह आपने हमें समय दिया उसके लिए।